नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी की सोशल इंजीनियरिंग वाला एक गठबंधन बनाकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले और 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी को धराशायी करने वाले अखिलेश यादव 2027 के लिए क्या सोच रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले जनाधार बढ़ाने के लिए नए दोस्तों को तलाशने और दुश्मनों को पहचानने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को भी अगर पीडीए के डी यानी दलित को अपने पाले में लाने के लिए किसी नए साथी की दरकार हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल पीडीए का यही वो हिस्सा है डी, जो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सोमवार को बसपा प्रमुख मायावती ने इशारों में चंद्रशेखर आजाद को बरसाती मेंढक बताया तो उनके बयान में एक बेचैनी झलक रही थी कि शायद मायावती अपने बचे हुए जनाधार के भी बिखरने को लेकर चिंतित हैं और चंद्रशेखर जैसे नेताओं में उन्हें एक पोटेंशियल दुश्मन नजर आ रहा है। यूपी तक के साथ एक खास बातचीत चंद्रशेखर आजाद ने की लखनऊ में, और उसमें उन्होंने जो जवाब दिया इंडिया गठबंधन को का हिस्सा बनने को लेकर, वो जवाब संभावनाओं के सारे दरवाजे खोल देता है। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी चतुराई से इस सवाल का जवाब दिया और उसमें जैसा मैंने कहा संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। चंद्रशेखर की राजनीति को करीब से देखने वालों का यह भी मानना है कि पिछले चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के साथ हाथ मिला चुके चंद्रशेखर 2027 के लिए भी ताना बाना तो बुन ही रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की राजनीति को करीब से देखने वाले और 2027 के चुनावों के परिदृश्य को ठीक से हमें समझाने के लिए, आने वाले दिनों की इस तस्वीर को हमें समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक और आज तक के हमारे साथी और वरिष्ठ पत्रकार कुमार कुणाल। सबसे पहले मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या चल रहा है चंद्रशेखर के दिमाग में। आप म्यूट पर है। देखिए नीरज जी, अगर आप पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर का बिहेवियर देखें, उसका राजनीतिक परिदृश्य देखें, उत्तर प्रदेश से जब से वो सांसद बन के संसद में पहुंचे हैं तो बहुत आक्रामक नजर आते हैं। इसका फायदा उनको मिलता है कि वो अपनी बात संसद में रखते हैं, संसद के बाहर रखते हैं, जहां भी कोई छोटी सी घटना हो जाती वहां पहुंच जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो उनका वोटर है, जो पिछड़ा है, दलित है, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर लोकप्रिय हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो दलितों की, पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, और उसकी सुप्रीमो है मायावती जी, वो आज किनारे पे हैं। उनके पास ना कोई प्लेटफॉर्म है और ना वो बहुत ज्यादा राजनीति में एक्टिव है। तो उसका बहुत बड़ा फायदा मुझे दिखा है कि चंद्रशेखर को मिला है, और चंद्रशेखर उससे बहुत ज्यादा उत्साहित है और वो उत्तर प्रदेश में अपने लिए एक बड़ी जमीन तलाश रहे हैं, और जिसमें वो कामयाब होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप चंद्रशेखर की बात करें तो वो तैयारी कर रहे हैं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। उसमें वो मान के चल रहे हैं कि उनका लिस्टमेट टेस्ट है विधानसभा के चुनाव से पहले 2027 की तैयारी वो कर रहे हैं। और उनको पता है कि चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो चाहेगी कि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो इससे भी कहीं ना कहीं मायावती के कान खड़े हो गए हैं। मायावती जिस प्रकार से आज राजनीति के वर्चस्व पे कहीं हमें दिखाई नहीं देती है, तो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा लॉन्च किया है, दोबारा उसको और अधिक शक्तिशाली बना के उतारा है। अब मायावती जी कुछ दिन पहले उसमें तमाम कमियां गिनवा रही थी, आज उसकी तमाम अच्छाइयां गिनवा रही। मायावती बहुत बड़ी वकील बनी हुई आकाश आनंद की। तो क्या लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि मायावती जी खुद ही भ्रमित है, और जो पिछड़ा दलित वोटर है मेरी नजर में चंद्रशेखर में वो बहुत बड़ी एक आशा देख रहा है कि उनको और उनकी पार्टी को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है वो चंद्रशेखर कर सकता है। और इसमें यह है कि जिस प्रकार से दलित वोट उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अगर हम देखेंगे
जब जब बसपा कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जब जब बसपा मजबूत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सिमट गई है, सत्ता के किनारे पे आ गई है। आप तमाम आकलन कर लीजिए, 91 से लेके 2012 तक का आकलन आप कर लीजिए कि किस प्रकार से 2% वोट पे भाजपा पहुंच गई थी और बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई थी। तो ये एक समीकरण बनता है। तो आज अगर दलित वोट भारतीय जनता पार्टी से खिसकता है, चंद्रशेखर के पास जाता है या कांग्रेस के पास जाता है या समाजवादी पार्टी के पास जाता है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर चिंतित है। दूसरा, अगर आप मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोचती है कि दलित को हम भी अपने साथ अगर जोड़ते हैं तो हमारी स्थिति और मजबूत होगी और हमारे सरकार बनाने के जो ख्वाब है वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा उनको भरपूर सफलता लोकसभा के चुनाव में मिली है। दूसरी चीज, कांग्रेस भी उत्साह में है कि दलित जिस प्रकार से हम अंबेडकर का मुद्दा, संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दलित हमारे साथ भी आ सकता है। तो तमाम जो सियासी दल हैं वो इस चक्कर में है कि पिछला दलित उनके साथ आए। और लेकिन मुझे इस सब में सबसे मजबूत चंद्रशेखर दिखाई देते हैं। आकाश आनंद किस कितनी दूरी तक चल सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कैसे अपने जो समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, कैसे उनको साधे रख सकते हैं, मुझे इसमें थोड़ा संशय है नीरज जी अभी। बिल्कुल। तो मलिक साहब ने एक हमें समझाया चंद्रशेखर का क्या अहमियत इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में है। तो कुणाल, जैसा केपी मलिक ने कहा कि बीजेपी दलित वोट को लेकर, दलित वोट इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक लो हैंगिंग फ्रूट नजर आ रहा है, हर कोई उस पर फोकस कर रहा है। तो बीजेपी से अगर दलित वोट खिसकता है चंद्रशेखर की तरफ तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए चिंता की बात है। अखिलेश यादव के जो लगातार पीडीए की धार तेज कर रहे हैं, वहां पर अगर वो दलित वोट उनके पक्ष में नहीं आता है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दलित वोट वो नहीं खींच पाते हैं, तो शायद फिर वो जिसे कहते हैं कि हाथ भर की दूरी से दूर रह जाना जीत से, वो अखिलेश यादव के खेमे में चलता है। तो आपको क्या लगता है चंद्रशेखर ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन में उनकी कोई जगह बनती है, या अखिलेश या चंद्रशेखर अब भी कोई थर्ड फ्रंट, जैसा उन्होंने 2024 में ओवैसी के साथ मिलकर लड़ा चुनाव, अभी भी वो कोई थर्ड फ्रंट की तरफ जा सकते हैं? चंद्रशेखर की जो राजनीति है उसके मद्देनजर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो चंद्रशेखर की अगर राजनीति अगर अलग जाने की बात करते हैं चुनाव में, ना तो मायावती के साथ ना ही अखिलेश के साथ, हालांकि बात हमेशा चलती रही कि क्या इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की जगह बनती है। निश्चित निश्चित तौर पर एक नेचुरली अगर कहीं पर जा सकते हैं तो वो है इंडिया अलायंस, लेकिन वहां पर कितनी जगह है, कितनी उनको कितना एडजस्ट किया जा सकता है, कितनी सीटें मांगेंगे। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए 2022 का वो दौर, जिस समय मैं चंद्रशेखर को लगातार फॉलो कर रहा था और चंद्रशेखर को लखनऊ तक बुलाया था अखिलेश यादव ने। उसके बाद जो उनकी डिमांड थी 5 सीटों की, उस समय उन्होंने 5 मांगा था। तो मुझे याद आता है कि जब पांडव ने शायद 5 गांव मांगे थे और उस समय कौरवों ने मना कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ, महाभारत हुआ। तो कुछ उसी तरीके का महाभारत छिड़ा था 2022 के समय में, और आखिरकार गठबंधन नहीं हुआ। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सब कुछ इतिहास में है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बतौर मुख्यमंत्री दोबारा वापसी हुई। तो ये जो लॉस और विल सिचुएशन है, इस समय चंद्रशेखर के ऐसी धुरी पर है जहां पर हर किसी को उनकी जरूरत है। अब चंद्रशेखर को की अहमियत कह ले, या चंद्रशेखर को क्यों इस समय बहुत तौल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस तौल रही हो या फिर समाजवादी पार्टी तौल रही हो, बीएसपी उसको उनको नजरअंदाज नहीं करके चल रही है। जो मायावती का बयान आया है बरसाती मेंढक वाला, उसका तो एक मतलब तो साफ है ना कि चंद्रशेखर को आप, यू कैन हेट चंद्रशेखर, यू कैन लव चंद्रशेखर, बट यू कांट इग्नोर चंद्रशेखर। तो ये स्थिति तो बन गई है। अब क्या होगा? अब इसमें क्या है कि बीजेपी चाहेगी कि आप जो अभी बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी का वोट चंद्रशेखर लेकर के जाते हैं तो फिर भी बीजेपी के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। अगर वो अलग लड़ते हैं और वो वोट ले जाते हैं तो कम से कम वो वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है कम से कम
हमें जो दिखाई पड़ रहा है। जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है कुणाल सर। हाँ जी जी। तो वो वोट कम से कम ट्रांसफर नहीं हो रहा है उनकी तरफ जिनकी तरफ डर है बीजेपी को जाने का, कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाए। तो समाजवादी पार्टी आज नंबर 1 दुश्मन है बीजेपी की, और अगर सत्ता से कोई बेदखल कर सकती है आज की तारीख में, तो वो समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा अच्छे में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगी, या फिर मायावती और कांग्रेस के बीच में भी कुछ पिछले दरवाजे से कुछ समझदारी बन रही है? क्या मायावती अब इस स्थिति में आ गई है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि कांग्रेस की सहायता कम से कम उनको लेनी पड़ेगी अगले चुनाव में, अगर उनको रिलेवेंट बना रहना है? और अगर ऐसी स्थिति में कांग्रेस आती है तो कांग्रेस किसको चुनती है? क्या समाजवादी पार्टी को चुनेगी, या बहुजन समाजवादी पार्टी को चुनेगी, समाज पार्टी को चुनेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उन्हें सीटों की संख्या कम मिलेगी, लेकिन बीएसपी के साथ सीटों की जो तादाद है वो ज्यादा होती है। ऐसे में अगर बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो फिर चंद्रशेखर क्या समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे? ये तमाम चीजें, क्योंकि देखिए चुनाव त्रिकोणीय तो कम से कम होगा, ऐसा अभी फिलहाल दिख रहा है। चतुष्कोणीय होगा, त्रिकोणीय में बीजेपी को नुकसान है, लेकिन अगर चतुष्कोणीय चुनाव होता है, अगर मान लीजिए कि 2024 में जिस तरीके से एआईएमआईएम और चंद्रशेखर साथ मिलकर के लड़े थे और चतुष्कोणीय बना दिया था चुनाव को, ऐसे में बीजेपी का फायदा होगा। तो सीधा टकराव में बीजेपी का फायदा है, त्रिकोणीय चुनाव मजबूत अगर हो जाए तो बीजेपी का नुकसान है, चतुष्कोणीय चुनाव होंगे तो फिर बीजेपी का फायदा है। तो ये बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत बारीक सी लाइन है, और हमें समझना पड़ेगा कि क्या चंद्रशेखर वेस्टर्न यूपी से आगे बढ़ के बाकी इलाकों में भी ताकतवर हो रहे हैं क्या, या फिर नहीं हो रहे? क्या जो मायावती की एक पैन उत्तर प्रदेश छवि है, हर इलाके में मायावती और बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलता है, क्या वही उस तरीके का कद क्या चंद्रशेखर का बन चुका है? या आज भी चंद्रशेखर कमोबेश वोट काटने के लिए है? ये तमाम चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप जाइए दलितों में, खासतौर पर जाटव समाज में, वो जाटव समाज से मायावती भी आती है, चंद्रशेखर भी आते हैं, वहां पर आज भी मायावती नंबर 1 नेता है। तो ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद की विश्वसनीयता, उनका एक्सेप्टेंस क्या मायावती को पीछे छोड़ेगा? इसका भी एक कहिए कि ये परीक्षा होगी 2027 का चुनाव। अगर वहां पर कमाल करते हैं चंद्रशेखर, 2027 का चुनाव दलित पॉलिटिक्स के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर वहां पर जिस तरीके से 2024 के चुनाव में मायावती को पीछे छोड़ा, मायावती को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन चंद्रशेखर खुद अपनी सीट जीत गए, लेकिन वो अपना एक निजी प्रभाव था, वो सारी चीजें हमें दिख रही थी। लेकिन क्या 2027 में अगर यही चीजें होती है, अगर ज्यादा सीट ले जाते हैं चंद्रशेखर, तो शायद मायावती के लिए पटाक्षेप होगा। और इसीलिए आकाश आनंद को लाने के लिए बार बार उन्हें भला बुरा कहने के बावजूद, अभी मलिक साहब कह रहे थे कि दोबारा वापसी की है, दोबारा नहीं, पता नहीं कितनी बार वापसी हो चुकी है और दूरी बन चुकी है, 13 या 14 हो चुका है आकाश आनंद का, वो अलग बात है। लेकिन आकाश आनंद को लाना मजबूरी है मायावती के लिए। मायावती के पास और कोई तुरुप का पत्ता नहीं है, और आकाश आनंद से ही उम्मीद है आखिरकार। इसीलिए आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर इस समय आप देख सकते हैं। तो इस समय ज्यादा बड़ा रोचक चुनाव जो आपस में कंपटीशन नजर आता है, वो आकाश बनाम चंद्रशेखर है, ना कि और किसी के साथ इस समय चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाश के साथ अभी 1-on-1 साफ तौर पर दिखने लगा है। बड़ी बारीक चीजों की तरफ इशारा किया कुणाल सर, और सही बात है, अभी बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश की राजनीति में होनी बाकी है नीरज जी। लेकिन एक दौर वो भी था कि चंद्रशेखर जब अपनी बात की शुरुआत करते थे तो मायावती को प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वो हमारे हमेशा से हम उनके मतलब पूजा हम करेंगे, इस तरह के शब्दावलियां हुआ करती थी। और वो उनकी शब्दावलियां सियासी हैं, तीखी हैं, और मर्मस्थल पर चोट पहुंचाने वाली जो शब्दावली कही जाती है। आकाश आनंद के भी साथ मतलब कभी बुराई करते हुए नजर आते नहीं थे। वो ये कोशिश करते थे कि उनकी तुलना आकाश आनंद से हो ही ना। बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि आकाश आनंद के लिए भी उनके पास सियासी तलखी है। केपी मलिक सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि हम 2022 के चुनाव का उदाहरण तो दे रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अकेले चले गए तो अखिलेश यादव का नुकसान हो गया, लेकिन हमारे सामने 2024 के लोकसभा का भी चुनाव एक उदाहरण है
जब चंद्रशेखर अपने एक अकेले चलो की नीति पर थे, लेकिन अखिलेश और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की लुटिया डुबो दी उस स्टेट पर जिसको मान लिया गया था कि वो गुजरात के बाद बीजेपी के लिए अवैध किला बन गया है, लेकिन वो स्टेट बीजेपी हार गई, इंडिया अलायंस लीड कर गया। हमने ये भी देखा कि परंपरागत जो भी सिद्धांत थे कि अखिलेश यादव को दलित वोट नहीं करता है, उसको तोड़कर इंडिया अलायंस को पर्याप्त दलित वोट भी मिले। क्या ये चंद्रशेखर आजाद और मायावती, ये जो दोनों पार्टियां जिनका जनाधार दलित वोट है, उनको एक तरह का अलार्मिंग है और इसलिए ये दोनों लोग को जुगलबंदी कर रहे हैं कि हम आपस में ही गेम खेलें और दलित वोट हमारे पाले में ही रहे? क्योंकि अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस तो बड़ी सफलतापूर्वक दलित वोट पाता हुआ नजर आ रहा है सर। नहीं अमीश जी, आपकी बात ये दुरुस्त है कि 2024 में जिस प्रकार से दलित और पिछड़ा वोटर गठबंधन के साथ गया है उस हमारे आपके सामने है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मायावती भी चुनाव में थी और चंद्रशेखर भी चुनाव में थे। तमाम गठबंधन और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद चंद्रशेखर का रिकॉर्ड वोट उसे जीतना जताता है कि कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित भी इस बात को समझ रहा है कि हमें दोनों में से एक को मजबूत करना होगा। तो मैं इसलिए चंद्रशेखर में ज्यादा पोटेंशियल देखता हूं आकाश के मुकाबले या मायावती के मुकाबले, क्योंकि मायावती जी पिछले 11 साल से बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई देती हैं और ये स्पोर्ट पे पहुंचते हैं, सक्रिय हैं। दूसरा, एक ही मिशन को लेके चल रहे हैं। काशी राम का जो मिशन है उसी मिशन पे चंद्रशेखर भी चल रहे हैं। इन्होंने तो अपनी पार्टी का नाम ही आजाद समाज पार्टी काशी राम रख दिया है। तो इसमें जो लड़ाई है, मुझे ज्यादा लड़ाई दिखाई देती है आकाश बनाम चंद्रशेखर वाली बात कुणाल जी ने भी कही है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आकाश जी ने अभी कुणाल जी ने जो एक बात कही है कि मायावती जी बड़ी नेता है और तमाम उत्तर प्रदेश में उनको वोट मिलते हैं, उसी वोट के लिए चुनौती इस बार आपको चंद्रशेखर दिखाई देंगे, क्योंकि चंद्रशेखर की तैयारी जिस प्रकार से धीरे धीरे चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न यूपी में तो बहुत मजबूत तरीके से मुझे चंद्रशेखर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बाकी वोटों में भी बंटवारा हो चुका है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो दूसरे तमाम जाति के वोटर हो, उनमें भी बंटवारा है। तो ऐसे में पिछड़ा और दलित एक साथ आपको जाएगा और वो यही निर्णय लेगा कि यहाँ पे कौन जीत रहा है। एक आध जगह आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि वहां पे मायावती की पार्टी का उम्मीदवार स्ट्रांग है और चंद्रशेखर का कमजोर है, तो वो एक साथ उधर भी जा सकता है। इस तरह की रणनीति भी होगी, लेकिन ये दूर की बात है। अभी पहली बात ये है कि ये जो 3 स्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं, इसमें जैसे जोर लगा रहे हैं चंद्रशेखर भी, एक तो थोड़ी तस्वीर इससे साफ होगी और दूसरी चीज ये है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि मायावती और चंद्रशेखर नूरा कुश्ती कर रहे हैं। मायावती की मजबूरी है अपनी पार्टी को बनाए रखना, आकाश आनंद को आगे लाना, और चंद्रशेखर लड़ाई में बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं और उनको एक खुला मैदान मिल गया है, चाहे वो दलित वोटर का कहिए, पिछड़े वोटर का कहिए, और आज मजबूरी हो गई है दूसरे सियासी दलों की कि वो उनके साथ आए। इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश करेगा कि वो चंद्रशेखर को अपने साथ ले। अगर चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन अपने साथ नहीं लेता है और वो फिर वोट कटवा के हिसाब से पार्टी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो फायदे का सौदा होगा। और कभी भी गठबंधन नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनके अलग लड़ने से फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी कभी समझौता चंद्रशेखर से आमने सामने करेगी नहीं, पर्दे के पीछे समझौता करने की कोशिश करेगी, जो उसकी रणनीति रही है। जैसा कि आपने पीछे हरियाणा में देखा कि चौटाला के साथ ये चंद्रशेखर चले गए थे, वहां पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, चौटाला ने और चंद्रशेखर ने जिताने का काम किया। वो रणनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है। तो इसलिए अभी देखना होगा कि चंद्रशेखर महागठबंधन के साथ जाते हैं या महागठबंधन की अभी पक्की बात नहीं है कि वो मिलकर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तलवारें खींची हुई हैं, अभी तो हमें ये भी क्लियर नहीं मानना चाहिए कि गठबंधन ही एक साथ मिलकर लड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी चुनौतियां मुझे दिख रही हैं। अभी थोड़ा सा ये पंचायत चुनाव हो जाए और उसके बाद जो एक माहौल बनेगा, तब तस्वीर थोड़ी साफ होगी और तब हमें भी आकलन लगाने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसानी होगी। जी नहीं, यही तो खूबसूरती है केपी मलिक सर कि आप पर्दे के पीछे के सियासी खेल को भी बड़े बेबाकी से हमारे दर्शकों को बता देते हैं और दर्शकों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। खैर कुणाल सर,
देखिए ये बड़ी अच्छी बात होती चंद्रशेखर की राजनीति के लिए कि चुनाव त्रिकोणीय हो जाता, चतुष्कोणीय हो जाता तो बीजेपी के लिए अच्छी बात हो जाती, जैसा कि आप अभी विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन सर बात ये, व्यवहारिक बात तो यही है ना कि चुनाव दो ही ध्रुव में हो रहा है। अभी जो भी हालिया जो भी जितने भी चुनाव गुजरे हैं, या तो इंडिया ब्लॉक या तो एनडीए ब्लॉक, 90% 80% से ज्यादा वोट इन्हीं दोनों ब्लॉक को मिल दोनों जाएगा। मतलब डिसिसिव वोटिंग जिससे सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, ये इन्हीं दो ब्लॉक की है। अब चंद्रशेखर आजाद अगर इस तरह की सियासत, अब सर सियासत भी तो बदल गई है ना, जो भी पॉलिटिकल जो कास्ट इक्वेशन है उत्तर प्रदेश का, वो राजनीतिक मतलब जवाब मांग रहा है, मतलब सीधे सीधे वो हिसाब मांग रहा है अपना। हमने देखा ओबीसी वोटों की बात नीरज जी हमने की कि कैसे कुर्मी वोट एक पार्टी के पॉकेट में नहीं रहे, जिसने कुर्मी उम्मीदवार दिए सबको कुर्मी वोट मिले। वही हाल उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स का है। वो एक एस्पिरेशनल क्लास है जो चाह रहा है कि अब उसके आरक्षण की मांग निजी क्षेत्रों में बढ़े, जो चाह रहा है कि जातिगत जनगणना के जो वादे हो के जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशंस की जो चीजें हैं, स्कीम है, वो फिर से हो। इस तरह के वादे जब करने की बारी आ रही है तो वो ये भी तो देख रहा है ना सर कि या तो जो आप कह रहे थे कि बीजेपी को हराने में सक्षम तो अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में, वैसी स्थिति में क्या चंद्रशेखर एक बुरे समय में राजनीति कर रहे हैं क्या, कि उनको अगर वो थर्ड फ्रंट बना भी लेंगे तो क्या ही बिगाड़ लेंगे इंडिया ब्लॉक का या एनडीए का? देखिए बड़ी रोचक स्थिति है, जो खासतौर पर हम दलित वोट की बात कर रहे हैं, इसीलिए रोचक स्थिति इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी भी एक इस तरीके से उन्होंने अपनी पैकेजिंग की है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के वक्त और उसके बाद, जिस समय से वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं या फिर प्राइवेट में जो क्षेत्र है उसमें आरक्षण की बात करते हैं, तो उसमें भी एक नए हीरो बनकर के वो उभरे हैं, एक उनका ट्रैक्शन हुआ है। कुछ जो वोटर हैं वो हिंदुत्व की छवि से बीजेपी की तरफ भी खींचे चले जाते हैं दलित वोटरों में, लेकिन जो बड़ा तबका है वो अभी कंफ्यूज है। उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव में इसलिए वोट किया था पीडीएफ के नाम पर अखिलेश यादव को या इंडिया गठबंधन को कह लीजिए, क्योंकि वो मजबूत लग रहा था और यही लग रहा था कि सिर्फ अखिलेश यादव ही हराने के लिए वहां पर एक माकूल विकल्प है बीजेपी के सामने। तो ये बात समझ में आई, लेकिन जब राज्य के चुनाव होते हैं वहां पर समीकरण बदलते हैं, वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो बदलते हैं, जो सीटों के समीकरण है वो भी बदलते हैं, वहां पर नेशनली जो कई सारे विकल्प हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में एक बड़ा गठबंधन बनाना और उसमें सीट देना, सीट का बंटवारा करना, सीटों का बंटवारा करना, वो बहुत टेढ़ी चीज होता है। तो ऐसे में अगर मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन की तरफ चंद्रशेखर आते भी है तो वो अब एक बड़ा हिस्सा मांगेंगे। अभी पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर के लड़ाई चल रही थी, कितनी संख्या दी जाएगी, क्योंकि आपने देखा था कि उपचुनाव में नहीं सीट मिली कांग्रेस को तो उन्होंने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारे, लेकिन उन सीटों पर चंद्रशेखर ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और कई सारी सीटों पर अच्छे खासे वोट लेकर के गए थे। हालांकि बहुत नीचे रहे लेकिन उनके पास वोटों की संख्या ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि 80% वोट जेपी को मिलता है यानी एनडीए को मिलता है या फिर अखिलेश के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को मिलता है, लेकिन जो 20% का वोट है वो छोटी छोटी पार्टियां ले जाती है और जहां पर कम है अंतर हार जीत का, वहां पर वो निर्णायक भूमिका में आती है। तो ये कैलकुलेशन करना बड़ा जरूरी होगा कि कई सारी जो करीबी चुनाव होंगे कई सारी सीटों पर, वहां पर एनडीए आगे बढ़ सकती है अगर चंद्रशेखर या मायावती वोट काटने की स्थिति में जाती है तो। इसीलिए चंद्रशेखर को भी सोचना है कि किसके साथ हो जाएंगे, साथ ही साथ मायावती को भी ये सोचा, मायावती को भी पता है कि वो अकेले जाएंगी तो अब इररिलेवेंट होंगी, इसीलिए उन्हें कांग्रेस का किसी और का साथ चाहिए होगा। तो वो इसलिए वो पूरा अपना जोड़ तोड़ हिसाब किताब लगा रही होगी कि आकाश आनंद तो ठीक है, तो उन पर उन्होंने दाव के, लेकिन साहसिक होगा क्या बगैर उनका वोट हो जाता है, बाकी पार्टियों का वोट उनकी तरफ होता है। ये कहते कहते बहुत वक्त गुजर चुका है। अब उनको न सिर्फ रेलेवेंस की लड़ाई लड़नी है बल्कि अब तो पूरी तरीके से उन पर ये भी संकट हो गया है कि अस्तित्व कैसे वो बना के रखेंगे। अगर 2027 के बाद तो अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा अगर कहीं पर नहीं आती है। तो ऐसे में चंद्रशेखर से लड़ाई जो दिखाने की लड़ाई है वो सिर्फ इस बात की नहीं है कि वो दलित वोटों की लड़ाई लड़ रही है, बल्कि अगर
कहीं गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जगह बनती भी है तो क्या मायावती लगता है कि कुमार कुणाल के हालांकि साथ वो एक नेतार्थ तक पहुंच चुके थे। बिल्कुल। हालांकि कुणाल दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनकी बात पूरी कर लेंगे। लेकिन कुणाल, आ रही है कुणाल आपको आवाज? जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इंडिया गठबंधन की क्या मायावती की जगह बनती है क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या मायावती की कोशिश कि जो अखिलेश के साथ वापसी संबंध सुधारे, या फिर अखिलेश को क्या मायावती की जरूरत है, ये समझ में आएगा उनको। उनके सामने अगर हम देखें तो चंद्रशेखर ही क्या एक विकल्प है दलित वोटों को साधने के लिए, क्या मायावती विकल्प नहीं है? और मायावती जब बहुत कमजोर हो चुकी है, जब मजबूरी है, तो क्या ऐसी मजबूरी में मायावती भी सोचेंगी कि अगर कोई बीजेपी का विकल्प होता है तो वो अखिलेश बनते हैं, तो ऐसे में क्या अखिलेश के साथ जाने में ज्यादा फायदा होगा? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और ऐसे में अगर मायावती अगर अखिलेश के साथ जाती है तो क्या फिर कांग्रेस कुणाल के साथ इंटरनेट की समस्या है। तो अमीश, जो बात मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की कुमार कुणाल कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों की बदली हुई राजनीति में जो तमाम अलग अलग बिग ब्रदर सिंड्रोम वाली पार्टियां थी, वो उन्होंने अपनी वो ईगो कम की है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े जबरदस्त तरीके से कम की है अलग अलग राज्यों में जब वो चुनाव लड़ते हैं। नीतीश कुमार ने वो बिग ब्रदर सिंड्रोम खत्म किया, वहां माना उन्होंने बीजेपी जो है, बल्कि हम चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को भी देखते हैं कि वो बिग ब्रदर सिंड्रोम है। लेकिन ये बिग ब्रदर समझौते की, लेकिन ये बिग ब्रदर या बिग सिस्टर सिंड्रोम अभी भी किसी में सबसे ज्यादा है तो वो मायावती ही है। तो ऐसे में मायावती का इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना काफी ट्रिकी है, और अगर वो संभावना बनती है तो वो काफी दिलचस्प होगी। लेकिन अखिलेश यादव को भी ये देखना होगा कि वो 2022 वाली अपने रवैये को छोड़कर 2027 में अपने गठबंधन को, अपना जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या अपने गठबंधन को भी बढ़ाते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो वो पिछले 2 चुनावों के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि वो एक वाकई एक बड़ी चुनौती और थ्रेट के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये तमाम समीकरण जो है वो नई नई शक्ल अख्तियार करेंगे। काफ़ी दिलचस्प है उत्तर प्रदेश में, चूंकि अलग अलग कोण पे खड़े हुए अलग अलग नेता अलग अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वोट, एक एक वोट के लिए फाइट, एक एक वोट के लिए जंग हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए केपी मलिक, कुमार कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।